नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई 53वें सीजेआई के रूप में शपथ ली सूर्यकांत ने। तो अब इंडिया के नए चीफ जस्टिस है सूर्यकांत। इससे पहले थे सीजेआई बी.आर. गवई। और सीजेआई बी.आर. गवई का जूता कांड जो है वो पिछले महीने पूरे अगर हम देखें तो उनके कार्यकाल के जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई सुर्खियों में रहने वाला मामला था तो वो जूता कांड था। और उस वक्त हम सवाल खड़े करते थे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब ऐसी स्थिति में जब सूर्यकांत सीजीआई बने तो सूर्यकांत की जो पेंडिंग में जो केस पड़े थे उनको लेकर एक टिप्पणी और अर्जेंट हियरिंग को लेकर ये दो बड़ी जो है वो बातें थी। और उसको लेकर एक मीडिया वर्ग जिसको मैं कहता हूं कि प्रो बीजेपी या जो अपने आप को राष्ट्रवादी मीडिया वाले कहते हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे थे। उनके ऊपर धमाधम जो है वो वीडियो बना रहे थे कि इस देश को नरेंद्र मोदी के मिजाज के जैसा ही सीजेआई मिल गया। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में इस तरीके की टिप्पणी करना थोड़ी जल्दबाजी होती है। कारण क्या है? कारण अगर हम देखें तो इस देश में एक कॉलेजियन सिस्टम जो किसी देश में नहीं है कि किसी जज की नियुक्ति का अधिकार किसी जज को हो, जबकि इसकी नियुक्ति का अधिकार जो है वो चुनी हुई सरकार को होना चाहिए, लेकिन ऐसा इस देश में नहीं है। दूसरा, अगर कोई जज जो है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो आप एक्शन नहीं ले सकते। यशवंत वर्मा जिनके घर पर जले हुए नोटों के बंडल मिले, तो सवाल यह उठता है कि एक सरकारी जिसको हम कहें कि नौकरी पैसा व्यक्ति जो तनख्वाह लेता है उसके घर पर इतना बड़ी मात्रा में केस आया कहां से? तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर उसकी जांच होनी चाहिए तो फिर उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड क्यों नहीं किया जाना चाहिए? और दूसरी तरफ आपको पता होगा एक और जज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के थे जिन्होंने एक टिप्पणी की थी आरएसएस के प्रोग्राम में, क्योंकि वो उस विचारधारा से आते हैं, तो उन्होंने एक कटमुल्ला शब्द इस्तेमाल किया था और उनको तुरंत जो है वो अपने बचाव के लिए जवाब मांग लिया गया था। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? और जब मैं ये कहता हूं कि ये इस तरीके की टिप्पणी करना जो है वो जल्दबाजी होगा, तो इसका कारण भी है। इसका कारण है बार एसोसिएशन। जितने भी जो जजेज है वो बार एसोसिएशन के प्रभाव में आकर जो है वो अपने फैसले देते हैं। आपने देखा होगा चाहे वो जिला स्तर हो या हाईकोर्ट के लेवल का राज्य स्तर के जो जिला अदालत न्यायालय हैं, उसमें अगर किसी वकील जो कोई भ्रष्टाचार में या किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है उसको पुलिस पकड़ती है तो सारे वकील जो है वो स्ट्राइक कर देते हैं, कामकाज को टफ कर देते हैं, कोर्ट को चलने नहीं देते हैं। तो एक तरीके से बार एसोसिएशन की मनमानी और उसका जीता जागता सबूत, और सबूत यह है कि बार एसोसिएशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका खुद का संविधान वो ये कहता है कि अगर कोई सैलरी स्लिप है जिसके पास में या वो सैलरी लेता है सरकार से तो वो वकालत नहीं कर सकता। अब आप सोचकर देखिए, तो एक एमपी हो चाहे एमएलए हो उसके पास उसकी सैलरी स्लिप होती है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी इसके दो बड़े उदाहरण हैं। दोनों जो है वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं और दोनों पैसे से वकील है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा, उनकी जो भी दलीलें हैं, तो वो इस वक्त सरकार जो है वो सत्ता में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो हर वो दलील पेश करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ हो। तो उससे देश का भला कैसे हो सकता है? हम लगातार जो है वो हर मुद्दे के ऊपर आंकलन करते हैं, अपना विश्लेषण रखते हैं, टिप्पणी करते हैं, आज उसके तमाचा पड़ गया, उसके तमाचा पड़ गया, लेकिन जरा अगर ठंडे दिमाग से हम सोचें तो आप खुद सोचकर देखिए कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, आप उनसे राष्ट्रहित के फैसलों पर भी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और फिर अगर ऐसा है तो यह फिर उनका काम है, क्योंकि उनकी पार्टी उस विचारधारा से आती है।
और आपने देखा धारा 370 क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हटाई, इसलिए कपिल सिब्बल जो है वो उसकी पुनर्विचार वाली जो याचिका थी उसकी दलीलें जो है वो कोर्ट में पेश कर रहे थे। तीस्ता सीतलवाड़ जिसने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग ही नहीं माना, सॉरी अरुंधति रॉय, और तीस्ता सीतलवाड़ आपने देखा कि रातों रात कैसे उनके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि बार एसोसिएशन की रूल बुक जो है वो ये कहती है कि जो तनख्वाह लेता है वो वकालत नहीं कर सकता अगर वो एमपी और एमएलए है तो, क्योंकि उनकी जो दलीलें होगी वो एक तरफा होगी, जो सच्चाई से दूर होगी। लेकिन वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस पे हैं, उनके ऊपर कोई कानूनी रोक नहीं है। इसलिए आपने देखा कि अभिषेक मनु सिंघवी की 2013 में एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, आपको पता ही होगा किस तरीके से एक महिला साथी को वो जज बनाने की बात कर रहे थे। और कपिल सिब्बल, चाहे वो राम मंदिर से लेकर बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव मुद्दे जो भारत के खिलाफ जा सकते हैं, आतंकवादियों तक के केस जो है वो लड़ते हुए नजर आते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट उनके प्रभाव से बचकर काम कर सकता है? तो इसका जवाब यह होगा कि बिल्कुल नहीं। और यह चाहे कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, यह झलकता है, वो दिखाई देता है। और यह फैसला भी जो है वो उसी से जुड़ा हुआ दिखता है। और किस तरीके से? क्योंकि इस वक्त केंद्र सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़े लेवल के ऊपर अभियान चला रखा है। लाल किले से नरेंद्र मोदी ने इसकी बात भी की थी। और इस वक्त चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के डर से, क्योंकि जब सीएए आया तो एनआरसी का डर दिखाया गया, एनआरसी का डंडा दिखाकर दिल्ली को दंगों की आग में झोंका गया जानबूझकर। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सुमोटो मोशन जो है वो नहीं लिया, सॉरी एक्शन नहीं लिया। लेकिन इसके विपरीत आपने देखा कि नुपुर शर्मा के मामले में जिसने एक एग्जाम्पल दिया उसको किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ कन्हैया लाल केस में सुनवाई चल रहे हैं और कुछ को जमानत भी मिल चुकी है। तो हमेशा से यह रवैया रहा है। और इससे बड़ी बात जब आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आजादी के इतने साल बाद में अपने आप को सर्वोपरि बना लिया है, वो उस गुलामी की मानसिकता से अभी बाहर निकला ही नहीं है, जो गुलामी की मानसिकता की हम बात करते हैं 1947 से पहले की। अब जब हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो घुसपैठिया इस वक्त इस देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा जो है वो रोल। और ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट का सितंबर का एक फैसला, 26 सितंबर का, जिसमें बोंदू शेख की बेटी जो कि गर्भवती महिला थी और उस वक्त बड़ी ही चालाकी के साथ एक कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लाई गई। और याचिका लाने वाली 2 औरतें थी, क्योंकि ऐसे मामलों में मानवाधिकार के आड़ में बड़ा खेल खेला जाता है। एक स्वीटी बीबी और दूसरी सोनाली। नाम से आपको नहीं लगेगा कि ये मुसलमान है धर्म से, लेकिन जब आप उनका इतिहास खंगालोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी सच्चाई क्या है। तो दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद में घुसपैठियों की धरपकड़ शुरू हुई, तो घुसपैठियों की जब धरपकड़ शुरू हुई तो स्वीटी बीबी कहिए या फिर आप बोंदू शेख, उनकी जो बेटी थी, उसके दामाद, उसके पोते और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद, डिटेन करने के बाद में उनसे इंटेरोगेशन हुई, पूछताछ हुई और पूछताछ में कबूल किया गया कि जो उनका दामाद था वो बांग्लादेशी है। उसके बाद डिटेंशन सेंटर भेजा गया और डिटेंशन सेंटर भेजने के बाद अगले 3 दिन में उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। अब मैं इस पे वापस आऊंगा उसके बाद की थोड़ी स्टोरी बता के, और फिर उसके बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पे सुनवाई की और केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया कि उनको 6 लोगों को वापस जो है वो भारत लाया जाए। अब आप सोचकर देखिए कि घुसपैठियों को बचाने के लिए ऐसा ही एक मामला आया था जब ऑपरेशन सिंदूर के समय एक पाकिस्तानी मूल की महिला जिसका पति जो है वो यहां पर अर्धसैनिक बलों में काम कर रहा था, अर्धसैनिक बल में जो है वो सिपाही था, और उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 10 दिन का समय दे दिया था। आप सोचकर देखिए कि ये कितना बड़ा एक जो है वो मामला होता है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है, और फिर जिसकी जानकारी जो है वो सेना को भी नहीं दी गई थी। आप उस मामले को खंगालोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन क्योंकि हम उसकी बात नहीं कर पाएंगे, बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा चला जाएगा।
दूसरा, उसके बाद में केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चुनौती देती है। अब आप सोचकर देखिए कि केंद्र सरकार अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है, और फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी नए बने हैं, जो कल तक एक मीडिया वर्ग जिनके गुणगान गा रहा था, वो कहते हैं कि उनको वापस क्यों नहीं लाया जाए, उनको वापस लाना चाहिए और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अब यहां पर एक बड़ा सवाल जो है वो ये होता है कि सबका मौलिक अधिकार है कि सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन किस हद तक, ये बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब चूंकि वो लोगों को बांग्लादेश भेज दिया गया है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो अगर किसी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है, उसको डिटेन करके, उसको डिटेंशन सेंटर में रखे, और फिर अगर उसके बाद भेजा गया है, तो आप खुद सोचकर देखिए कि उसको कैसे भेजा गया होगा। क्या तारों के ऊपर से उसको उठा के फेंक दिया गया होगा? तो आप भी बोलोगे कि मैं कैसा मजाक कर रहा हूं। तो फिर यह प्रक्रिया क्या है? तो इसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। हमारे यहां पर बीएसएफ है, तो ठीक ऐसे ही बांग्लादेश की जो फोर्स है उस तरफ, उस बांग्लादेश फोर्स को, क्योंकि उस बॉर्डर के ऊपर उनको रखा जाता है, और उनके कागज और उनके साथ में बांग्लादेश की जो फोर्स है वो पूछताछ करती है। फिर वो एड्रेस बताते हैं, और वहां पर जो फोर्स काम कर रही है वो बांग्लादेश पुलिस को उसका मैसेज देती है, पुलिस उसको वेरीफाई करती है कि हां ये व्यक्ति यहीं का था। उसके बाद में बांग्लादेश की जो सेना है वो उस व्यक्ति को, जिसको हम कहें कि टेक ओवर करती है, अपनी तरफ लेती है, और बीएसएफ उनको हैंड ओवर कर देती है। अब यहां से जो है वो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोल दिया कि पुलिस के सामने जो बयान दिए गए थे, क्योंकि इन लोगों ने पुलिस के सामने ये कबूल किया था, और अभी आपने देखा होगा अगर बांग्लादेश में घुसपैठिए नहीं थे तो एसआईआर का नाम लेते ही बॉर्डर पे अचानक से भीड़ कैसे जमा होने लगी, और भीड़ जमा होने लगी, उसमें से कुछ लोगों के इंटरव्यू भी सामने आए जो ये कहते हुए पाए गए कि 1990 से वो जो है वो यहां पर वोट भी दे रहे हैं, जिन्होंने 3-3 बार वोट दिया है, 1990 से वो भारत में रह रहे हैं। अगर वो भारत में रह रहे हैं तो फिर वापस क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका लिंक जो है वो बांग्लादेश से है। और जो देश की सेना के स्तर पर, कानूनी स्तर पर अगर कोई काम होता है, तो आप सोचकर देखिए कि बीएसएफ ने कुछ तो जो है वो कन्विंस किया होगा बांग्लादेश की फौज को, और फिर उन्होंने आके जो है वो वेरीफाई किया होगा, और वेरीफाई में जब सही पाया गया तब बांग्लादेश ने उनको रिसीव किया होगा। यह एक पूरी प्रक्रिया होती है, तो फिर वो घुसपैठिए कैसे हो सकते हैं? तो यहां पर सवाल यह उठता है कि जिस बोंदू शेख की जो बेटी थी, क्या उसका दामाद वाकई में भारतीय था, या फिर उसको भारत के कागज दिए गए, जो कि बड़े स्तर पर जो है वो ऐसे लोगों के लिए आधार कार्ड बनाए गए, वोटर आईडी कार्ड बनाए गए, राशन कार्ड तक बनाए गए, और ऐसे लोगों को बैंकों में जो है वो खाते तक खोल कर दिए गए, जिनमें ये लोग सरकारी योजनाओं के पैसे का लाभ तक जो है वो ले रहे हैं। और यही एक वजह है कि बिना किसी, अभी आप देखिए धर पकड़ के लोग जो है वो पश्चिमी बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो पकड़ में आ गए तो वो इन जो सरकारी जो सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ उनको नहीं मिलेगा। और यही लोग जो है वो चुनाव बाद में वापस से घुसपैठ करने का भरपूर प्रयास भी करेंगे। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब देश की सुरक्षा का मामला हो, तो सुप्रीम कोर्ट की जिद जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर भारी पड़ती है, और उसका खामियाजा जो है वो इस देश को भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप खुद सोचकर देखिए, अमित शाह जब गृह मंत्री बने तो उन्होंने एक जीरो टॉलरेंस जो आतंकवाद के खिलाफ एक नीति अपनाई, और दूसरी एक डेडलाइन दी गई नक्सलवाद के खिलाफ। तो आज देखिए कि नक्सलवाद की या नक्सलियों की स्थिति कहां तक आ गई। हिडिंबा तक मारा गया, और 3 जिलों तक, 200 जिलों से सिमटकर सिर्फ 3 जिलों तक आ गया। तो ठीक ऐसे ही 2022 के बाद में कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई जम्मू कश्मीर में, उनकी संख्या है 0। पिछले 3 से 4 साल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन आपने देखा अचानक से बीच में 3 से 4 साल जो है वो आतंकवाद को लेकर शांति रही, लेकिन अचानक से पहलगाम अटैक हो गया, और पहलगाम अटैक होने के बाद में एक और जो नेक्सस था इस तरीके का टेरर मॉड्यूल का, वो पकड़ में आ गया। तो सवाल ये उठता है कि ये ऐसे अचानक से कैसे हो? तो आपने देखा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की एक जिद, केंद्र सरकार बार बार जो है
वो चुनावी प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर में टालने का प्रयास कर रही थी। केंद्र सरकार समय मांग रही थी कि जब उचित समय आएगा तब जो है वो चुनाव प्रक्रिया वहां पर होगी, लेकिन केंद्र सरकार का एक आदेश कि 6 महीने के भीतर जो है वो चुनाव होने चाहिए। चुनाव हुए, उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाई और उसके बाद में जो स्थिति बनी है आप देखिए इस वक्त किस तरीके से वापस हम 2018 से पहले की जो यादें थी उनको ताजा कर पा रहे हैं, और किस तरीके से उमर अब्दुल्ला परिवार हो या महबूबा मुफ्ती का जो परिवार है, मुफ्ती परिवार, उनके स्टेटमेंट क्या है। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो भारतीय हो सकते हैं, तो आप जो है वो फिर इसको जो है वो स्वीकार कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये है इस देश की न्यायपालिका जो अपने आप को संसद से भी सर्वोच्च स्थान देती है और उसको लगता है कि वो सर्वोपरि है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सारी जो है वो पावर निहित है, इसलिए वो राष्ट्रपति तक को, राज्यपाल तक को जो है वो ऑर्डर दे सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।